हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल, उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो कोशिका के बारे में काफी विस्तार में आप लोगों ने पढ़ लिया है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी जान लिया है। आज आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों चैप्टर जो है आपका कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, तो इस चैप्टर में आप लोगों को एक बार एक हल्का सा रिवीजन करेंगे हम कि जो कोशिका है क्या होती है। कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। और कोशिका चूंकि इतनी छोटी होती है कि उसको आप अपनी आंखों से नॉर्मली नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में विस्तार से जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने विस्तार से चर्चा करी थी माइक्रोस्कोप के बारे में कि बहुत पहले जमाने में रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका को देखा था, कॉर्क की पत्ती स्लाइस में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। उन्होंने अपने ही बनाए हुए सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा था। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। आज के समय में बहुत एडवांस्ड साइंस है हमारे पास, तो जो माइक्रोस्कोप है वो भी एडवांस्ड होते गए और आज के समय में सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स और उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो भी आप इजीली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। कोशिकाओं की संख्या के आधार पे वो जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे आपका अमीबा और पैरामीशियम। उसके अलावा कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, वो आप सबको पता है। पादप कोशिका क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है और इसमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है। उसके अलावा जो जंतु कोशिका होती है बच्चों, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित रहती है। कोशिका के मुख्य अंग क्या क्या हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक इसके मुख्य अंग हैं। किसके, कोशिका के। सेल ऑर्गेनेल्स अलग होते हैं और सेल के 3 अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, जो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहते हैं। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों के द्वारा वहन किया जाता है। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं और जो अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, क्रोमोसोम किस समय पे देखा जा सकता है, कोशिका विभाजन के टाइम पे। जब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके 2 कोशिकाओं में बदल रही होती है, उसी समय पे क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। तो उसी समय पे ही न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के रूप में बदलता है। तो उस समय पे ही आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज के समय में बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, जो एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के अंदर जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में आता है, उस घटना को भी देखा जा सकता है। ठीक है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का जो जीवित पदार्थ है वो प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ठीक है, अब हरे रंग के प्लास्टिड को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक, तो ये पत्तों को हरा रंग, पत्ता जो है हरे रंग का होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, ये पत्तों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक है।
आप सबको पता है कि केंद्रक में धागे के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। तो जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है वो होती है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। और उससे मिल करके बनते हैं क्रोमोसोम्स। जब वो आकार ले लेते हैं तो आप उसको क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं के पास केंद्रक झिल्ली होती है, जिनमें डेवलप्ड केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक होता है, वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो जीव जिनमें केंद्रक में झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में जो नाम है मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार में बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये जाना कि जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़ करके भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती हैं। ईंट भवन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका ऊतक का, ऊतक अंगों का और कई अंग मिल करके एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो कोशिका है वो सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर करना है आपके क्लास के लिए। अब इसमें स्क्रीन पे आपको हिंदी में दिखाई पड़ेगा, इंग्लिश में भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूंगी और इसको आपको करना है। अभ्यास में क्या है, निम्न कथन सत्य हैं या असत्य है वो आपको लिखना है। चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो अब आपको ये चीजें लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क कहता है कि एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, ट्रू और फॉल्स। Indicate whether the following statements are true or false. A is unicellular organisms have one-celled body. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका से ही बने हुए, तो वो एक कोशिका से ही बने हुए हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही कोशिका से बने हुए, तो आंसर इसका क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी, इट इज ट्रू। तो यहाँ पे का में इसका जो आंसर है क्या है, ट्रू है। इसका जो आंसर है वो ट्रू है। उसके बाद दूसरा है पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। ख है पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, यानी कि मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो क्या इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या पेशी कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं? मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। उसके लिए F लिखेंगे। ग है किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं है, क्योंकि अंग तो कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर के फिर अंग बनते हैं, तो मूल संरचना जो है वो अंग नहीं है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये कैसा है बच्चों, ये है ट्रू। ये ट्रू है, अमीबा की आकृति अनियमित ही होती है। सत्य, ग वाला है असत्य, ख वाला भी है असत्य और क भी है सत्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म। तो बुक में आप देखेंगे कि बुक में आपके ये डायग्राम भी दिया हुआ है और यहाँ से भी आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी नोटबुक में।
तो इसको देखेंगे डायग्राम कैसे है। इस तरीके से डायग्राम होता है, एक मानव तंत्रिका कोशिका का डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम इस तरह से होता है। तो जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? The nerve cells receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सबसे लंबी सेल्स होती हैं जो एक मानव शरीर में पाई जाती हैं, और न्यूरॉन्स क्या करती हैं? सूचनाओं को दिमाग से शरीर के हर एक भाग तक सूचनाओं को पहुंचाने का जो काम है वो ये न्यूरॉन्स की हेल्प से ही हो पाता है, नर्व सेल की ही हेल्प से हो पाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे केंद्रक, ये केंद्रक लिखा हुआ है और यहाँ पे ये कोशिका काय लिखा हुआ है, इसको आप सेल बॉडी लिख सकते हैं, केंद्रक को आप न्यूक्लियस लिख सकते हैं। जहाँ पे द्रुमिका लिखा हुआ है यहाँ पे आप डेंड्राइट लिख सकते हैं, यहाँ पे तंत्रिकाक्ष को आप एक्सॉन लिख सकते हैं, और तंत्रिका का अंतिम सिरा इसको आप नर्व एंडिंग लिख सकते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे इस तरह से सुंदर से, इजीली धीरे धीरे बनाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, और उसके बाद ये क्या है? ये एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ये चित्र आराम से बनाएंगे बच्चों। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। डायग्राम बना लिया सभी बच्चों ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक केंद्रक के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाला जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आप आगे लिख सकते हैं। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर सस्पेंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अलग अलग तरीके की कोशिकांगक जो हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इट हेल्प्स एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस अमंग सेल ऑर्गेनेल्स। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इनसाइड साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इंग्लिश वाला एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नोट करेंगे, और हिंदी में भी उसको आगे आगे लिख लेंगे। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर सस्पेंडेड इनसाइड साइटोप्लाज्म. It helps exchange and storage of substances among cell organelles. Most of the metabolic activities occur inside cytoplasm. हिंदी में केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाने वाला सेमी सॉलिड मटेरियल वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है, जिसमें
बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे ही कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं और ये हर प्रकार की उपापचय प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती हैं। कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ द सेल क्या है? कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, केंद्रक कहलाता है। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय ही देखे जा सकते हैं। पूर्ण विराम। द सेंट्रल dense round body in the center is called the nucleus. It is full stop. It is an important component of the living cell. Full stop. It is generally spherical and located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको रंगीन करके आसानी से देखा भी जा सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है और this membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of nucleus. A smaller spherical body in the nucleus is called the nucleolus. उसके अंदर एक केंद्रिका भी पाई जाती है। Nucleus also contains thread-like structures called chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर एक धागे की जैसी संरचना भी पाई जाती है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। These carry genes and help in inheritance or transfer of characters from parents to the offsprings. और वो गुणसूत्र जो हैं उन पर जीन्स पाए जाते हैं जो वंशागति में माता पिता से बच्चों में गुणों को ट्रांसफर करने का या स्थानांतरित करने का काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, which part of the cell contains organelles? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के कोशिकांग में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म, gelatinous fluid inside a cell contains various organelles like mitochondria, Golgi body and ribosomes. कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का बच्चों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बना करके उसमें 3 अंतर लिखिए। ठीक है। तो आपकी बुक में प्लांट सेल और एनिमल सेल का बहुत ही साधारण चित्र दिया गया है, लेकिन आप उसको इसमें अच्छी तरह से समझ लेंगे और चाहें तो आप अपनी बुक से देख करके उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में विस्तार से आज आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ये है बच्चों ये एक कोशिका का चित्र है। ठीक है। अब ये चित्र देख करके, इस चित्र के अंदर पाए जाने वाली संरचनाओं को देख करके अंदाजा अगर लगाने को कहा जाए कि ये कौन सी कोशिका है, तो क्या आप समझ पाएंगे? विस्तार से पढ़ते हैं पहले इस कोशिका के बारे में। एरो पर ध्यान देंगे कि हमारा एरो कहाँ जा रहा है, हम एरो पर ध्यान देंगे। ठीक है। ये जो बीच में ये पूरी संरचना जो है बच्चों, वो एक कोशिका की संरचना है। ठीक है। इस कोशिका में, कोशिका के बीच में, बीचों बीच में ये जो दिख रहा है, ये है आपका केंद्रक। ये क्या है? ये है केंद्रक। ठीक। इस केंद्रक से जुड़े हुए, लगे हुए ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये ट्यूब्स जैसी संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं।
जो जालिका कहलाती हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती हैं। ठीक है, तो जिन अंतर्द्रव्यी जालिकाओं पर ये छोटे छोटे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, रिकॉल करेंगे आप, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका पर किसी भी प्रकार के राइबोसोम्स के कोई कण नहीं हैं, वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाते हैं। और जिन ट्यूब्यूल्स पे आपको ये छोटे छोटे कण दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये कण किसके हैं? ये राइबोसोम्स के कण हैं, और ये आपकी कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये क्या कहलाती है? खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खुरदुरी हो गई है ना, रफ ER। तो इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं RER। क्या समझ सकते हैं इसको? RER। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है तो वो होगा SER। ठीक है, तो 2 तरीके की अंतर्द्रव्यी जालिका आपको दिखाई पड़ रही है इस कोशिका के अंदर। ठीक है, और क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? इसमें लाइसोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे गोले की संरचना में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो हैं लाइसोसोम्स, जिसके बारे में हमने बात करी, पहले ही बात कर चुके हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इसके बारे में हमने कल बात करी थी। ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हर कोशिका के अंदर पाया जाता है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे कणों के रूप में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं हर एक कोशिका में। इस हर कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, और केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो डिजाइनर सा आपको संरचना दिखाई पड़ रही है, ये गोल्जी काय या गोल्जी ऑपरेटस है, या इसको सर कैमिलो गोल्जी ने खोजा था, इसलिए इसका नाम गोल्जी काय है। ठीक, हर कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? रंग जो है, किसी भी पत्ती का हरा रंग हरित लवक की मौजूदगी के कारण होता है, तो ये हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। तो अब ये सोचें कि ये कोशिका कौन सी होगी, और इसमें बहुत बड़ा सा ये वैक्यूल पाया जा रहा है, वृत्तिका पाई जा रही है, तो ये है एक पादप कोशिका। ठीक है, ये कैसी है? ये एक पादप कोशिका की संरचना है, जिसमें ये बीच में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, हरित लवक पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। तो इस तरह से आप इस पे जो अंतर है मेन, वो ये है कि यहाँ पे पाई जा रही है ये कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो इसलिए ये कौन सी है? एक प्लांट सेल है, और इसमें जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, इसकी जो साइज है वो बड़ी होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स की साइज जो है वो छोटी होती है। ठीक है, तो पहले ये हम एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में कौन से अंगक प्रेजेंट हैं और कौन से एब्सेंट हैं वो लिखेंगे। तो पहले आज आपने पादप कोशिका का चित्र बनाना सीखा और इसके बारे में जाना। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कुछ क्वेश्चन आंसर किए और पादप कोशिका का चित्र बनाना सीखा। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम उसी को और कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मन लगा के पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।